नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र कनौजिया। वक्त हो चला है 25 फटाफट खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। आज नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। लालू के छोटे बेटे का डिप्टी सीएम बनना तय। पीएम की तरफ से वेंकैया नायडू होंगे समारोह में शरीक। शीना बोरा मर्डर केस में सीबीआई ने पीटर मुखर्जी को किया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस की भूमिका पर भी खड़े हुए सवाल। दिल्ली की सड़कों से 10 साल पुरानी गाड़ियों की छुट्टी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। एनजीटी के आदेश को ट्रांसपोर्टर्स ने दी है चुनौती। 7वें वेतन आयोग ने की वेतन में 24% बढ़ोतरी की सिफारिश। पेंशन के लिए दिया ओआरओपी फॉर्मूला। मुंबई में 4 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने बचाई 42 लोगों की जान। भुवनेश्वर के एयर होस्टेस इंस्टीट्यूट में लड़कियों का हंगामा। डायरेक्टर पर यौन उत्पीड़न का लगाया इल्जाम। डायरेक्टर गिरफ्तार। गुरुवार देर रात मुंबई के दादर के रिहायशी इलाके में भीषण आग लग गई। एक 4 मंजिला इमारत में। इस इमारत में आग जो लगी उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन बिल्डिंग में मौजूद सभी 42 लोग सुरक्षित निकाल लिए गए। घटना में कुछ लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। नीतीश सरकार के नवगठित मंत्रिमंडल में आरजेडी से तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया जाना तय हो गया है। साथ ही आरजेडी से तेज प्रताप यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, चंद्रिका राय, आलोक मेहता, शिवचंद्र राम, विजय प्रकाश, चंद्रशेखर, रामविचार राय, अनीता देवी, अब्दुल गफूर और मुनेश्वर चौधरी को मंत्री बनाया जाना तय है। नीतीश सरकार में जेडीयू से विजेंद्र प्रसाद यादव, ललन सिंह, कपिल देव कामत, मदन सहनी, संतोष निराला, श्रवण कुमार, कृष्ण नंदन वर्मा, महेश्वर हजारी, जय कुमार सिंह, मंजू वर्मा, शैलेश कुमार और खुर्शीद को भी मंत्री बनाया जाना तय हो गया है, जबकि विजय कुमार चौधरी विधानसभा अध्यक्ष होंगे। महागठबंधन की सरकार में कांग्रेस ने अशोक चौधरी, मदन मोहन झा, अब्दुल जलील मस्तान और अवधेश कुमार सिंह मंत्रिपद की शपथ लेंगे। नीतीश के मंत्रिमंडल का नया फॉर्मूला सामने आया है, जिसके मुताबिक नीतीश के साथ आज कुल 28 मंत्री शपथ लेंगे। इनमें जेडीयू और आरजेडी से 12-12 मंत्री होंगे, जबकि महागठबंधन की तीसरी पार्टी कांग्रेस के खाते में 4 मंत्री पद आए हैं। नीतीश कुमार अपने मंत्रियों के साथ दोपहर करीब 2 बजे पटना के गांधी मैदान में शपथ लेंगे। नीतीश की ओर से बीजेपी के वरिष्ठ नेता शत्रुघ्न सिन्हा को भी न्योता भेजा गया है, लेकिन सिन्हा ने निजी कामों का हवाला देते हुए शपथ ग्रहण समारोह में जाने में असमर्थता जताई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नीतीश कुमार की ताजपोशी समारोह से दूर रह सकते हैं। खबरों के मुताबिक अखिलेश ग्रीन यूपी क्लीन यूपी अभियान के तहत सैफई में होने वाले समारोह में व्यस्त रहेंगे। इस समारोह में ए आर रहमान भी परफॉर्मेंस देने वाले हैं। जस्टिस माथुर ने वित्त मंत्री जेटली को 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट सौंपी है। सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में वृद्धि होगी। मूल वेतन में 16% बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता को नए सिरे से याचिका दायर करने को कहा था। इस मामले में अदालत ने चुनाव आयोग को स्मृति ईरानी के दाखिल हलफनामे की ओरिजिनल कॉपी लाने का भी आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट आज 10 साल पुराने डीजल वाहनों को दिल्ली से हटाने के मामले पर सुनवाई करेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को दिल्ली से हटाने के आदेश दिए थे। एनजीटी के इस फैसले के खिलाफ ट्रक एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। शीना बोरा मर्डर केस में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के पति और स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी को सीबीआई ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। पीटर पर जांच एजेंसियों से बातें छुपाने का आरोप है। पीटर की गिरफ्तारी के साथ ही मुंबई पुलिस घेरे में आ गई है। मुंबई के पूर्व कमिश्नर राकेश मारिया पर सवाल उठने लगे हैं। आरोप लगाया गया है कि मारिया के कमिश्नर रहते मुंबई पुलिस पीटर को बचाने में लगी थी। इंद्राणी मुखर्जी अपने पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर शामवर राय के साथ मिलकर 24 साल की अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या का आरोप झेल रही हैं। हत्या के बाद शीना की लाश को अप्रैल 2012 में रायगढ़ के जंगलों में जला दिया गया था।
उत्तराखंड सरकार ने इंदिरा गांधी के जन्मदिवस पर राज्य भर में इंदिरा अम्मा कैंटीन की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री हरीश रावत की सरकार का मकसद कम दाम में गरीबों को सस्ता भोजन मुहैया कराना है। इस बाबत सभी जनपदों में इसे एक साथ लागू करने के लिए मंत्रियों को ताकीद कर दिया गया है। ओडिशा में किसानों के लगातार आत्महत्या करने को लेकर भुवनेश्वर में बीजेपी कार्यकर्ता गुरुवार को भूख हड़ताल पर बैठ गए। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के गृह जिले गंजाम में गुरुवार को एक और किसान ने फसल खराब होने के चलते खुदकुशी कर ली। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में एक दीवार ढह जाने से 3 लोगों की मौत हो गई। ये लोग घर में अपने घर के पास काम कर रहे थे, उसी दौरान दीवार इन पर गिर पड़ी। हादसे में 2 लोग जख्मी भी हुए हैं। यूपी के शाहजहांपुर में कुछ मांगों को लेकर एक बुजुर्ग और एक युवक बुधवार को मोबाइल टावर पर चढ़ गए। 2 दिनों से टावर पर धरना दे रहे बुजुर्ग और युवक का कहना था जब तक उनकी मांगों पर काम शुरू नहीं होता वो नीचे नहीं उतरेंगे। हरियाणा के यमुनानगर में अगले साल फरवरी में इंटरनेशनल WWF रेसलिंग टूर्नामेंट होने जा रहा है। इस प्रतियोगिता में करीब 17 से ज्यादा इंटरनेशनल रेसलर शामिल होंगे। इनमें 4 महिला रेसलर भी होंगी। WWF रेसलर ग्रेट खली ने कुरुक्षेत्र में इस खेल के लिए एक अकेडमी भी खोले जाने की बात कही है। रेसलिंग की जो अकेडमी होती है, क्योंकि मेरे पास जो लड़के जो मेजोरिटी पे वो हरियाणा के ज्यादा है, और जलंधर जाते हैं, तो मैं उनके लिए सोचा कि हमें हरियाणा में खोलूं। साउथ ईस्ट दिल्ली के संगम विहार इलाके के तीनू पब्लिक स्कूल की लैब से दुर्लभ प्रजाति के कुछ जीवों को बरामद किया गया है। इन जीवों को वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत बगैर इजाजत जिंदा या मरा हुआ रखना अपराध है। एनजीओ पीपल फॉर एनिमल और दिल्ली पुलिस की टीम ने छापा मारकर इन जीवों को बरामद किया है। भुवनेश्वर में एयर होस्टेस एंड हॉस्पिटैलिटी एजेंसी के दर्जनों छात्र छात्राओं ने इंस्टीट्यूट में खूब हंगामा किया। हंगामा करने वालों में ज्यादातर छात्र छात्राएं थे। छात्राओं का इल्जाम है AHHA ने कैंपस प्लेसमेंट के नाम पर उनका यौन उत्पीड़न किया। स्टूडेंट्स ने इंस्टीट्यूट पर वित्तीय धोखाधड़ी का भी इल्जाम लगाया है। लखनऊ पुलिस की साइबर सेल की टीम ने ATM कार्ड क्लोनिंग कर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। जालसाजों का यह गैंग लोगों से करोड़ों की रकम की हेराफेरी कर चुका है। इस गिरोह के तार मुंबई और बेंगलुरु तक से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह का सरगना अभी भी फरार है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस ने 15 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया है। हालांकि पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद 2 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। आतंकवादी संगठन ISIS भारत में भी अपनी जड़ें फैलाने की कोशिश कर रहा है। खुफिया एजेंसियों के माने तो देश के कई इलाकों के 150 युवा ISIS से प्रभावित हैं। इनमें ज्यादातर युवा दक्षिण भारत से हैं। इन पर सुरक्षा एजेंसियां लगातार नजर रख रही हैं। ये सभी इंटरनेट के जरिए इस संगठन की गतिविधियों को देखते हैं। पेरिस हमले का एक CCTV फुटेज सामने आया है जिसमें आतंकवादी हमला करते दिख रहे हैं। एक रेस्टोरेंट में लोग खाना खा रहे हैं, तभी फायरिंग शुरू हो जाती है। वहां खाना खा रही एक महिला की जान बाल बाल बच जाती है। फुटेज में कई लोग जान बचाने के लिए छुपने की कोशिश करते दिख रहे हैं। चलिए अब रुख करते हैं कुछ और खबरों का। नीतीश कुमार आज 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पटना के गांधी मैदान में होने वाला है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव का डिप्टी CM बनना लगभग तय है। नीतीश के मंत्रिमंडल का नया फॉर्मूला भी सामने आया है जिसके मुताबिक नीतीश के साथ कुल 28 मंत्री शपथ लेंगे, जिसमें JDU और RJD से 12-12 मंत्री होंगे। वहीं महागठबंधन की तीसरी पार्टी कांग्रेस के खाते में 4 मंत्री पद आए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े राजनेता शामिल होंगे। नीतीश ने प्रधानमंत्री मोदी को भी शपथ ग्रहण में मेहमान के रूप में न्योता भेजा था, लेकिन उन्होंने वेंकैया नायडू का अपने प्रतिनिधि के तौर पर पटना भेजने का फैसला किया है। तो चलिए अब हम एक नजर डालते हैं उन नामों पर जो आज नीतीश कुमार के ओथ टेकिंग सेरेमनी में जो तमाम मंत्री पद की शपथ होने वाली है उनमें दिखाई देंगे। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटे, जिनका उप मुख्यमंत्री बनना तय बताया जा रहा है। तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के दूसरे बेटे, इन्हें भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। आरजेडी के कद्दावर नेता बिहार के अब्दुल बारी सिद्दीकी भी नीतीश की कैबिनेट में दिखाई देंगे। चंद्रिका राय, आरजेडी के कोटे से, इनका भी मंत्री बनना तय हो गया है।
आलोक मेहता, एक और नाम आरजेडी से जो जुड़ रहा है शिवचंद्र राम, ये भी आरजेडी के कोटे से आज मंत्री बनाए जाने वाले हैं। विजय प्रकाश आरजेडी के कोटे से इनका भी नाम होगा। चंद्रशेखर, ये भी लालू प्रसाद की पार्टी के नेता है और जीत कर आए हैं। रामविचार राय नीतीश के मंत्रिमंडल में आज शामिल होंगे। अनीता देवी, तो असर आपको दिख रहा है जो सीटें मिली हैं लालू का। अब्दुल गफूर का भी नाम दिखाई देगा नीतीश के कैबिनेट में। मुनेश्वर चौधरी भी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे आज। और अब जेडीयू कोटे के मंत्रियों की बात करते हैं। जितेंद्र प्रसाद यादव जेडीयू से शामिल होंगे। ललन सिंह वो नाम है जो नीतीश मंत्रिमंडल में दिखाई देगा। कपिल देव कामत होंगे। ये तमाम नाम हम आपको बता रहे हैं। मदन सहनी का भी नाम है उस फेहरिस्त में। संतोष निराला, श्रवण कुमार नीतीश कुमार की पार्टी के ये भी एक कद्दावर नेता हैं जिनका आज नाम हमें दिखाई देने वाला है। कृष्ण नंदन वर्मा को भी आज मंत्री पद की शपथ दिलाई जाने वाली है। महेश्वर हजारी भी नीतीश की मंत्रिपरिषद में दिखाई देंगे। जय कुमार सिंह को भी आज मंत्री पद की शपथ दिलाई जानी है। मंजू वर्मा, तो ये तमाम नाम हम आपको बता रहे हैं। एक के बाद एक शैलेश कुमार भी आज शपथ लेने वाले हैं और खुर्शीद भी जेडीयू के कोटे से नीतीश के मंत्रिमंडल में दिखाई देंगे। अब कांग्रेस के कोटे के मंत्रियों की बात करते हैं। 4 मंत्री होंगे। अशोक चौधरी कांग्रेस के बड़े नेता हैं वहां के। मदन मोहन झा, इन्हें भी आज मिनिस्टर की ओथ दिलाई जाने वाली है। अब्दुल जलील मस्तान, ये तीसरा नाम है कांग्रेस के कोटे से। और चौथा और आखिरी नाम अवधेश कुमार सिंह। विधानसभा अध्यक्ष जेडीयू के नेता विजय कुमार चौधरी बनाए जाएंगे। इन्हें विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाना है आज। तो ये तमाम नाम हमने आपको बताए एक के बाद एक, जेडीयू के कोटे से, आरजेडी के कोटे से और कांग्रेस के कोटे से। बिहार के अखाड़े में नीतीश कुमार से मात खा चुके नरेंद्र मोदी तो आज पटना में नहीं होंगे, लेकिन केंद्र की नुमाइंदगी सरकार के 2 बड़े मंत्री करेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश के मेहमानों का जमावड़ा देश में भविष्य की सियासत की एक नई तस्वीर पेश करेगा। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी वेंकैया नायडू और राजीव प्रताप रूडी शामिल होंगे। नीतीश के शपथ ग्रहण में जिनका पहुंचना तय है उनमें पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के लिए सभी गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलावा भेजा गया है, जिनमें यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और वरिष्ठ वकील और बीजेपी के पूर्व सांसद राम जेठमलानी भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, नीतीश ने शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को भी बुलावा भेजा है, जिनकी तरफ से सुभाष देसाई और रामदास कदम शिरकत करेंगे। रूपेश कुमार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। चलिए बिहार से निकलते हैं और अब बात करते हैं शीना बोरा मर्डर केस की, जिसमें एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। मीडिया टाइकून यानी स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई ने पीटर को गिरफ्तार करने का फैसला करने से पहले उनसे कई घंटे पूछताछ की। पीटर मुखर्जी को आज अदालत में पेश किया जाएगा। शीना बोरा मर्डर केस में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के पति और स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी को सीबीआई ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। पीटर पर जांच एजेंसियों से बातें छुपाने का आरोप है। पीटर मुखर्जी ने टैक्सी बुक की थी इंद्राणी के लिए, ड्राइवर के स्टेटमेंट थे और बाकी जो स्टेटमेंट थे उससे साफ लगता था कि पीटर मुखर्जी का भी इसमें पूरा रोल है। पीटर मुखर्जी ने बड़ा स्क्रूपुलसली अपने आप को दूर रखा, उनके साथ गया भी नहीं और ये कह देना कि उसका अपनी बीवी के साथ बहुत प्रेम था इसलिए उसने कुछ बोला नहीं, वो भी गलत होगा। ये तो अपनी स्किन बचा रहा था। पीटर की गिरफ्तारी के साथ ही मुंबई पुलिस घेरे में आ गई है। मुंबई के पूर्व कमिश्नर राकेश मारिया पर सवाल उठने लगे हैं। आरोप लगाया गया है कि मारिया के कमिश्नर रहते मुंबई पुलिस पीटर को बचाने में लगी थी।
कौन सा व्यक्ति वो दबा रहा था, इसके बारे में भी उन्होंने एक बहुत ही तफ्तीश जो करनी चाहिए थी वो नहीं की। तो इस तरह के बड़े बड़े जो लैप्सेस जो है मुंबई पुलिस करती रही और उसके बाद जो है अब ये सब विदित हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस तब जो मिस्टर मारिया हैं उनको इस विषय में उत्तर जरूर देना पड़ेगा। 2012 में एफआईआर तक नहीं लिखी गई शीना बोरा की, तो अब मैं आशा करती हूँ कि सीबीआई अगले उन पुलिस अधिकारियों को अरेस्ट करेगी जिन्होंने इस केस को दबाने में पूरी मदद की, पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी की। इससे पहले सीबीआई ने 1000 पन्नों की चार्जशीट मुंबई कोर्ट में दाखिल की। चार्जशीट में 150 लोगों के बयान भी दिए गए हैं। इंद्राणी की बेटी शीना की हत्या के मामले में इंद्राणी के अलावा उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवीर को आरोपी बनाया गया है। इंद्राणी, संजीव और श्यामवीर फिलहाल न्यायिक हिरासत में है, जो शुक्रवार को खत्म हो रही है। मनोज भोयर, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मुंबई। और आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझाते हैं कि शीना बोरा मर्डर केस का पीटर मुखर्जी से क्या कनेक्शन है। शीना बोरा मर्डर केस का पीटर मुखर्जी से कनेक्शन यह है कि पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी मुखर्जी इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी हैं। इंद्राणी मुखर्जी का फोकस पॉइंट है इंद्राणी मुखर्जी इस पूरे मामले में, और सीबीआई ने पीटर मुखर्जी से भी इस मामले में पूछताछ की है। शीना के शव को पीटर के घर पर ही रखने का इल्जाम है और इस शव को पूरी रात गैराज में कार में रखा गया था, जिसके बाद अगली सुबह रायगढ़ के जंगलों में इस शव को ले जाकर डंप कर दिया जाता है और वहां इसे जला दिया जाता है। पीटर के बेटे राहुल के शीना बोरा से संबंध थे। इंद्राणी को इन संबंधों से ऐतराज था, ऐसा बताया जाता है। मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया, जो कि पहले इस मामले की जांच कर रहे थे, उसके बाद उन्हें हटा दिया जाता है और पीटर के करीबी जो है अहमद जावेद, उन्हें मुंबई पुलिस का कमिश्नर बनाया जाता है और बाद में महाराष्ट्र सरकार इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 7th पे कमीशन की। 7वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तोहफों की सिफारिश की गई है। जस्टिस ए.के. माथुर की अध्यक्षता वाले आयोग ने सरकार को 900 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आई हैं। जस्टिस ए.के. माथुर की अध्यक्षता में बने आयोग ने वित्त मंत्रालय को अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं। The government of India had constituted the 7th Pay Commission in 2014, giving it 18 months time to submit its report. आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कई सौगातों की सिफारिश की है। मूल वेतन में 16% और भत्तों में 63% बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है, जिसका सीधा फायदा मौजूदा 47 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। इसके अलावा पेंशन में 24% बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। इससे 52 लाख पेंशन भोगियों को फायदा पहुंचेगा। आयोग ने न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए करने की सिफारिश की है। इसके अलावा हर साल जुलाई में वेतन में 3% बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है। इन सभी प्रस्तावों को 1 जनवरी 2016 से लागू करने की सिफारिश की गई है। सिफारिशें लागू होने पर वित्तीय वर्ष 2016-17 में सरकारी खजाने में 1,02,100 करोड़ रुपए का भार बढ़ेगा। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर सरकार की मुहर लगते ही सिफारिशें लागू हो जाएंगी। आमतौर पर सरकार थोड़े बहुत फेरबदल के साथ वेतन आयोग की सिफारिशों पर मुहर लगा देती है। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट आज 10 साल पुराने डीजल वाहनों को दिल्ली से हटाने के मामले पर सुनवाई करेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने 10 साल पुराने डीजल व्हीकल्स और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को दिल्ली से हटाने के आदेश दिए थे। एनजीटी के इस फैसले के खिलाफ ट्रक एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब बात केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के डिग्री मामले की। इस संबंध में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता को नए सिरे से पिटीशन फाइल करने का आदेश दिया था। इस मामले में अदालत ने चुनाव आयोग को स्मृति ईरानी द्वारा दाखिल हलफनामे की ओरिजिनल कॉपी लाने को भी कहा है। अदालत ने याचिकाकर्ता को इस मामले में समन जारी करने से पहले साक्ष्य के तौर पर नए दस्तावेज दाखिल करने के लिए भी कहा था। अब खबर ओडिशा से, जहां ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एयर होस्टेस एंड हॉस्पिटैलिटी एजेंसी में छात्रों ने जमकर तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ करने वालों में ज्यादातर महिला छात्र थीं। ये लोग इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के साथ उलझ पड़े और कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। छात्रों के इस उत्पात से इंस्टीट्यूट का फर्नीचर और दूसरी प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचा है।
हंगामा करने वाले स्टूडेंट्स ने इंस्टीट्यूट के अधिकारियों पर यौन उत्पीड़न और आर्थिक धोखाधड़ी का भी इल्जाम लगाया है। वहीं संस्थान के अधिकारियों ने स्टूडेंट्स के आरोपों को गलत बताया है। इस मामले में स्टूडेंट्स ने एयर होस्टेस एंड हॉस्पिटैलिटी एजेंसी के डायरेक्टर के खिलाफ थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं इस तोड़फोड़ की घटना के बाद पुलिस ने इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ झूठा चीज बताया गया और 153 हमने दिया, लेकिन उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिला। हमारी जिंदगी पूरी बर्बाद हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुंबई से आ रही खबर की। यहां दादर के एक रेजिडेंशियल एरिया में भीषण आग लग गई। 4 मंजिली इमारत को आग ने पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। इस बिल्डिंग के निचले हिस्से में एक गोडाउन है, जबकि ऊपरी मंजिलों पर लोगों के घर हैं। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन बिल्डिंग में मौजूद सभी 42 लोग सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। इस घटना में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। ग्राउंड प्लस 3 माले का बिल्डिंग है। बहुत गोडाउन वगैरह अंदर, रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी है, गोडाउन और ये सब भरा हुआ था। उसके बैक साइड में यानी पूरा वो एल शेप में पूरा अंगार लग गया। उसमें अराउंड 30 से 40 बच्चे, बूढ़े, उन लोग क्या बोलते हैं उसको, अंदर फंस गए थे। इस बीच पेरिस हमले से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आतंकवादियों के हमले का एक मंजर दिखाई दे रहा है। रेस्टोरेंट में लोग खाना खा रहे हैं, तभी फायरिंग शुरू हो जाती है। वहां एक महिला की जान बाल बाल बचती है। वो जहां खाना खा रही होती है, वहीं झुककर अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाती है। बाकी के लोग वहां छिपने की कोशिश करने लगते हैं। कोई सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है, तो कोई बेसमेंट में छिपकर जान बचाने की कोशिश करता है। और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां ग्वालियर में एसएल कंपनी को मिला बिजली वितरण का ठेका राज्य सरकार ने रद्द कर दिया है। शहर में वक्त पर बिजली वितरण शुरू न कर पाने की वजह से सरकार ने एसएल की 42 करोड़ की बैंक गारंटी भी जब्त कर ली है। खबर है कि मध्य प्रदेश सरकार एसएल कंपनी को बिजली वितरण के क्षेत्र में ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी में है। सुभाष चंद्र के नेतृत्व वाले एसएल ग्रुप की कंपनी एसएल विद्युत लिमिटेड को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में काम शुरू करने से पहले ही बोरिया बिस्तर समेटना पड़ रहा है। ग्वालियर में एसएल को मिला बिजली वितरण का ठेका रद्द हो गया है। इसके अलावा एसएल की तरफ से जमा कराई गई 42 करोड़ रुपए की राशि भी जब्त कर ली गई है। ये राशि एसएल ने परफॉर्मेंस गारंटी के रूप में बैंक में जमा कराई थी। 3 सितंबर को ग्वालियर हाईकोर्ट द्वारा जो आदेश पारित किया गया, उसमें क्लियर था कि इनको 10 नवंबर या उससे पहले टेक ओवर करना है। तो अब एग्रीमेंट तो उनका हमारे हिसाब से टर्मिनेटेड है। 42 करोड़ का इनका जो परफॉर्मेंस गारंटी थी, वो भी बैंक ने हमारे एमपीबी के अकाउंट में, मध्य क्षेत्र कंपनी का जो भोपाल में अकाउंट है, उसमें ट्रांसफर कर दिए हैं। करीब 3 साल पहले सरकारी बिजली कंपनी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण लिमिटेड और एसएल विद्युत वितरण के बीच ग्वालियर में बिजली वितरण को लेकर करार हुआ था। आरोप है कि एसएल ग्वालियर में तय समय पर बिजली वितरण का काम शुरू नहीं कर पाई। मामला जबलपुर हाईकोर्ट में पहुंचा, जहां हाईकोर्ट ने काम शुरू करने के लिए एसएल को 10 नवंबर तक का वक्त दिया, लेकिन कंपनी फिर भी काम शुरू नहीं कर पाई। हालांकि एसएल कंपनी ने पूरे मामले को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की है, लेकिन सरकारी बिजली कंपनी ने इसके बावजूद ठेका रद्द कर दिया। अब एमपी सरकार राज्य में बिजली संबंधी कामों से एसएल कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई करने जा रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन में भी एसएल कंपनी को मिला बिजली वितरण का कॉन्ट्रैक्ट आम जनता की शिकायतों के बाद रद्द कर दिया था। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने बिजली वितरण का ठेका रद्द होने और गारंटी राशि जब्त होने के सिलसिले में एसएल विद्युत वितरण ग्वालियर लिमिटेड से ईमेल के जरिए जवाब मांगा था, जिस पर एसएल का कहना है कि उन्होंने करार की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है। चलिए अब वक्त हो चला है हमारी खास पेशकश अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजोगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। साल 2015 अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है।
एक बार फिर वक्त आ रहा है इस आत्म परीक्षण का कि इस साल में हमने क्या खोया और क्या पाया। इस साल की एक तस्वीर हमेशा के लिए देश के इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। वो तस्वीर है गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर शौर्य का प्रदर्शन करती हिंदुस्तान की सेना की बेटियों की। इस साल गार्ड ऑफ ऑनर का मौका एक महिला ऑफिसर को मिला तो तीनों सेनाओं की कमान भी महिला ऑफिसर्स के हाथ में दिखाई दी। आइए आज आपको मिलवाते हैं उन्हीं ऑफिसर्स में से एक, लेफ्टिनेंट कमांडर मनीषा तक्षक से। छोटे छोटे बच्चों के बीच अपने अनुभवों को साझा करने वाली ये वही मनीषा तक्षक हैं जो गणतंत्र दिवस समारोह में भारतीय नौसेना की अगुवाई कर रही थी। गर्व और उपलब्धि के इन पलों के पीछे सफलता की एक प्रेरक कहानी है। मनीषा के तक्षक लेफ्टिनेंट ठेठ ग्रामीण परिवेश में अभावों के बीच पली बढ़ी मनीषा के पिता किसान और मां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। 3 भाई बहनों में वो सबसे बड़ी थी, लिहाजा घर से लेकर खेत तक सभी कामों में हाथ बटाना जरूरी था। गांव और कस्बों की ज्यादातर बेटियों की तरह इन सब कामों को करते हुए मनीषा ने 8वीं की मेरिट में जगह बनाई और समूचे हरियाणा की सुर्खियों में छा गई। लेकिन गांव के लोग आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं थे। जो भी बच्चा आगे बढ़ता है उसके रास्ते में हर्डल्स आती हैं और इनिशियली मेरी उसमें भी आई थी। जब मेरे पापा ने मेरे को आफ्टर 12th कॉलेज के लिए भेजा था तो यहाँ पे मतलब सोसाइटी में लोग बोलते थे कि नहीं, लड़की को इतना नहीं पढ़ाना चाहिए, बट पापा मम्मी ने इग्नोर किया इन सब चीज़ों को एंड दे सपोर्टेड मी एट दैट टाइम। तो पापा मम्मी का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी था जो उन्होंने दिया, हर पॉइंट पे दिया। आफ्टर दैट डिफेंस में जाने के टाइम पे भी लोगों ने बोला था कि डिफेंस में लड़कियां क्या करेंगी, तो तब भी मम्मी पापा ने कहा नहीं, जो जहां तुम्हें जाना है, वेयर यू वांट टू गो, यू गो देयर। हरियाणा के झज्जर जिले के छपार गांव की इस बेटी के जुनून को देखकर परिवार ने पढ़ने में साथ दिया तो दूसरी चुनौती भाषा की थी। इंग्लिश में पिछड़ने के कारण ग्रामीण परिवेश के बच्चे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से दूर रह जाते हैं। इस आशंका के कारण मनीषा ने हिंदी मीडियम छोड़कर इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का फैसला किया। भाषागत परेशानियों के कारण 10वीं और 12वीं की मेरिट में जगह नहीं मिली, लेकिन निराश होने की बजाय वो बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ती चली गई। निरंतर मेहनत का नतीजा था कि सेना की तीनों शाखाओं की परीक्षा में सफलता हासिल की तो 25 साल की उम्र में राजपथ पर भारतीय नौसेना की कंटिजेंट लीडर बनने वाली वो पहली युवा ऑफिसर बनी। जैसे ही मैंने मतलब मेरे गांव में या मेरे आसपास पता चला कि मैं 26 जनवरी को नेवी का जो कंटिजेंट है उसको लीड कर रही हूँ, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स था गांव से भी और सभी बहुत खुश थे। एंड इवन व्हाट आई एम थिंकिंग कि ये सब देखने के बाद लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा कि भाई बेटियां भी बेटों से आगे हैं, उनके बराबर नहीं, उनसे आगे हैं और बहुत कुछ हर फील्ड में आज का जो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो है, हर फील्ड में बेटियां बेटों से बहुत अच्छा कर रही हैं। चेन्नई में भारतीय नौसेना के एयर नेवल स्टेशन पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में मनीषा सभी एयरक्राफ्ट पर कड़ी नजर रखती है। मनीषा चाहती है कि नौसेना के सभी विभागों में महिलाओं के लिए परमानेंट कमीशन हो, तो सपना देख रही है कि राजपथ की तरह ही उन्हें फ्रंट पर जाने का मौका मिले, जहां अभी तक महिलाओं की तैनाती प्रतिबंधित है। ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी ये बेटी अभावों के बीच से निकलकर राजपथ तक पहुंची, तो मिलेगा लेफ्टिनेंट कमांडर मनीषा तक्षक से शनिवार रात 9:30 बजे न्यूज वर्ल्ड इंडिया और ईटीवी के सभी चैनल्स पर। अब के बरस मोहे बिटिया ही तीजों में।